विधानसभा क्षेत्र नावा ही होगा। बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्र नावा। पार्टी? मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं, क्यों किसी पीड़ित की आवाज़ क्यों नहीं सुनते। आज नावा के अंदर कई, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तब आप कदम पीछे ले लेंगे, जो वर्तमान विधायक महोदय हैं उनसे कुछ समझौता आपके बीच हो जाएगा और आप कदम लेके पीछे और बैठ जाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान में आपके समाज के वोट हैं उनकी बदौलत वर्तमान विधायक महोदय जीत रहे हैं, ऐसा माना जाता है। देखिए, वर्तमान विधायक अनुसूचित जाति जनजाति के वोटों की बदौलत विधानसभा पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, विधायक जी से कोई किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, ना ऐसा होगा, कि कहीं ना कहीं विधायक जी के दबाव में प्रशासन उस हत्या की जो घटना है उसको दुर्घटना साबित कर रहा है। आपने जातिवाद का जिक्र किया भी, तो अक्सर ये देखने में मिलता है कि दलित समाज और सवर्ण समाज है उनके बीच कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके पीछे का क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? हिंदू धर्म के अनुसार हम सभी हिंदू हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है कि SC ST के साथ में अत्याचार होगा तो सवर्ण की, अगर आपने बात करी, सवर्ण समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। ये थोड़ा दुख का विषय है। भीमसेना जो युवा है, दलित समाज के युवा, उनको गुमराह कर रही है। कैसे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनमें सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बातें चलती रहती है, प्रसारित की जाती है और हिंदू धर्म से उनको दूर करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे आरोप भीमसेना पे लगते रहे। आप दलित समाज से आते हैं और ऐसा माना जाता है कि आपका समाज अक्सर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है और अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि दलित समाज निष्ठा से कांग्रेस को वोट करता है। आज़ादी के इतने सालों बाद क्या दलित समाज की स्थिति होनी चाहिए थी? जो पहले जो भयावह स्थिति थी उसमें क्या सुधार हुआ है? आज़ादी के बाद से कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही है और आपके समाज ने उनको वोट किया है, तो क्या जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार हुआ है? देखिए, जो सुधार इस दबे कुचले समाज को, क्योंकि ये वोट बैंक रहा है, विशेषकर SC ST, आज किसी भी राजस्थान के 200 विधानसभा सीटें हैं, किसी भी विधानसभा में जाके देख लीजिए, अधिकतर जो आपको वोट बैंक मिलेगा वो आपको SC ST का मिलेगा। और इन्हीं की ही बदौलत ये सरकार बढ़ती है, बिगड़ती है। SC ST जो एक्ट है उसका वर्तमान में आप ही के समाज के कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। लड़ाई किसी और बात की होती है और SC ST एक्ट करके एक ब्लैकमेल का काम वो कर रहे हैं, तो कई फर्जी मुकदमे भी सामने आए हैं इस मामले में। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ फर्जी मुकदमे की मैं बात करता हूँ भाई, कुछ कह सकते हैं कुछ, लेकिन सभी नहीं है। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान 7-7 में। आज की खास मुलाकात राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष भीमसेना रवि कुमार जी मेघवाल के साथ, जो वर्तमान में काफ़ी चर्चित हैं नाव विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 2023 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे और विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तो सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान 7-7 में। सर, आप काफ़ी चर्चित हैं वर्तमान में, क्योंकि आप धरने, प्रदर्शन, आंदोलन वगैरह करते रहते हैं और ऐसे भी सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे, एक विस्तृत परिचय। विस्तृत परिचय मेरा, नागौर जिले का मैं नावा तहसील और गांव लुड़वा का निवासी हूं। बहुत समय पहले, यानी कि बचपन में मैं जयपुर आ चुका था पापा जी के साथ। पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं जयपुर में कंप्लीट हुई है, यहीं पे रहे हैं और अभी वर्तमान में निवास यहाँ जयपुर में ही है। एक 2011 के अंदर मेरी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो गई थी। BCom कर रहा था मैं, BCom करते करते मैं फिर डिस्टर्ब हो गई पढ़ाई। फिर मैं ITI करने लगा। कुछ कंपटीशन मैंने राजस्थान पुलिस के और भी कंपटीशन मैंने फ़ाइट किया, SSC GD के, लेकिन वहाँ कहीं कोई सफलता ना मिलने के कारण फिर मैं टेक्निकल वर्क, मैंने ICIC अकेडमी फॉर स्किल, एक संस्था है जो पूरे इंडिया के अंदर चल रही है अभी, और निःशुल्क जो स्टूडेंट्स हैं इनको कुछ कोर्सेज वगैरह, टेक्निकल कोर्सेज वगैरह करवाती है, कंप्यूटर से संबंधित जो कोर्सेज वगैरह करवाती है, वहाँ से मैंने कोर्स किया। और लगभग 4 से 5 साल तक मैंने टेक्निकल वर्क, यानी कि AC जो एयर कंडीशनर का मैंने वर्क किया। मैंने ऑल ओवर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, MP, UP, हिमाचल। तो इसी के साथ साथ मैं सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ाई मैंने। रोज़ आए दिन जो समाज की हम देखते हैं कि आज हम इस मानव समाज के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं आए दिन, रोज़ दबे कुचलों को, जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें और दबाया जाता है, उनके साथ जुल्म अत्याचार किया जाता है, उनके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। तो आज धीरे धीरे, आज लगभग 9 से 10 सालों का ये संघर्ष रहा है और आज वर्तमान में मैं
भीमसेना नामक जो संगठन है राजस्थान से, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप चुनाव लड़ने में 2023 में विधानसभा चुनाव में आप दावेदारी करने में, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, दावेदारी की बात ऐसी है कि जब तक हम लोकतंत्र के उस पार्ट में हम घुसेंगे नहीं, यानी कि संसद विधानसभा में हम नहीं घुसेंगे, जब तक, जैसा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कानून बनते और बिगड़ते संसद और विधानसभा में। रोड पे भले ही हम संघर्ष करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, सरकार माने या ना माने, ये उनके जो पावर होती है उनके पास होती है, भाई हमारी बात को माने या नहीं माने। लेकिन जब संसद और विधानसभा में बैठा जो आदमी है वह अपनी बात रखता है, तो बहुत, मैं कहता हूँ, सड़क पे जो आंदोलन कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा मजबूती से वो व्यक्ति संसद में या विधानसभा में अपनी बात रख सकता है और उसकी बात सुनी जाती है। तो बिल्कुल कोशिश जारी है कि 2023 के चुनाव के अंदर हम भी एक अपनी भूमिका निभाएं। विधानसभा क्षेत्र नावा ही होगा? बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्र नावा। पार्टी? देखिए, अभी किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है अभी। बाकी जिस भी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। तो उम्मीद किस पार्टी, उम्मीद मतलब एक ऐसा होता है कि मैं भाजपा से या कांग्रेस से या निर्दलीय बसपा से किसी पार्टी से उम्मीद है कि यहाँ से टिकट मिलेगी? आपने कहा किसी से आपके संपर्क नहीं है, तो क्या लगता है टिकट मिल पाएगी फिर? देखिए, कोशिश कर रहे हैं। मतलब आश्वस्त नहीं है आप? अभी आश्वस्त, देखो, मैं नहीं कहूँगा कि मैं किसी पार्टी से मैं तैयारी कर रहा हूँ या किसी पार्टी का मैं सदस्य हूँ। किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी से हम जुड़े हुए नहीं हैं। बाकी स्वतंत्र रूप से मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ और कोशिश पूरी है कि 2023 के इन चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर भूमिका निभाएंगे और विधानसभा की। तो ऐसा माना जाए कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं निर्दलीय भी नहीं कहूँगा अभी इस समय, अभी पार्टी का मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ के लिए। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस पर आप बता दीजिए कि मतलब ये कंफर्म है कि चुनाव लड़ूंगा या चुनाव लड़ेंगे? कंफर्म है? बिल्कुल। ऐसा भी कहीं ना कहीं ये बातें शुरू हो चुकी है, सुनने में आ रहा है कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तब आप कदम पीछे ले लेंगे। जो वर्तमान विधायक महोदय हैं उनसे कुछ समझौता आपके बीच हो जाएगा और आप कदम लेके पीछे और बैठ जाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान में आपके समाज के वोट हैं उनकी बदौलत वर्तमान विधायक महोदय जीत रहे हैं, ऐसा माना जाता है। देखिए, वर्तमान विधायक अनुसूचित जाति जनजाति के वोटों की बदौलत विधानसभा पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, विधायक जी से कोई किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, ना ऐसा होगा। ठीक है, लोग कहते हैं, लोग, अब किसके दिमाग में क्या है, देखो, अपने को जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा वक्तव्य जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि चुनाव लड़ेंगे और किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वर्तमान में आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं महेंद्र जी चौधरी, उप मुख्य सचेतक भी हैं। 4-4.5 साल का जो उनका कार्यकाल हुआ, किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, अभी जैसे वर्तमान में, चलिए, सरकार ने बहुत सारी योजना लेकर के आए। आज कहीं किसी व्यक्ति को मेडिकल से संबंधित आज योजनाएं हैं, राशन से संबंधित योजनाएं हैं, बिजली पानी की बात कर रहे हैं, और अन्य जो जानवरों के बीमा की बात चल रही है, और भी बहुत सारी योजनाएं जो लेकर के आए हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, आपकी योजनाएं कहीं किसी हद तक ठीक है, लेकिन जब किसी के ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, आज विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि वो कहाँ रहते हैं, क्यों किसी पीड़ित की आवाज़ क्यों नहीं सुनते। आज नावा के अंदर कई, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, नौलैसा का एक कांड हुआ था। एक बच्ची के साथ स्कूल की जो गेट है उसके दरवाजे पे खेल रही थी बच्ची, मुश्किल से 8-9 साल की बच्ची होगी। तो वो दरवाज़ा, वो दीवार थी, कच्ची दीवार थी, यानी कि मतलब सीमेंट भी भरपूर नहीं थी उसके अंदर, कंक्रीट वगैरह भी भरपूर नहीं थी, और वो दीवार गिर जाती है, उस बच्ची का एक हाथ और एक पाँव फ्रैक्चर हो जाता है। तो लगभग 2-3 दिन वहाँ धरना चलता है नावा तहसील के बाहर, और विधायक से सभी जो समाज के लोग थे विधायक से उम्मीद करके बैठे कि हम लोगों ने विधायक जी को वोट दिया कि विधायक जी हमारी सुनेंगे, इस बच्ची के साथ जो आज गलत हुआ है, इसका जो चोट लगी है, कम से कम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए या कुछ आश्वासन देंगे। ऐसा कुछ भी उनकी तरफ से नहीं हुआ। हाल ही में घटना घटित हुई पांचोता के अंदर, पांचोता गांव है, वहाँ के एक किशोर मेघवाल नामक एक व्यक्ति है, उसकी हत्या कर दी गई। जबकि कहीं ना कहीं प्रशासन, जो कि हमें नज़र आया, जो देखने को मिला कि कहीं ना कहीं विधायक जी के दबाव में प्रशासन उस हत्या की जो घटना है उसको दुर्घटना साबित कर रहा है कि ये हत्या नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि हत्या नहीं हुई है, दुर्घटना हुई है। आपने केवल घटना स्थल पे बाइक खड़ी है, नीचे डेड बॉडी पड़ी है,
सिर में गंभीर चोट लगी हुई थी और आपने उसको देख के ये कह दिया, पुलिस ने आकलन लगा दिया कि ये हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है, ये पुलिस कह रही है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की फिराक में थी पुलिस। क्या बड़ी वजह इसके पीछे? हाँ जी, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी क्यों वजह मैं बचाना आपको चाहते बता दूं, देखिए कहीं ना कहीं जातिवाद, जिसे मैं कहूँगा कि आरोपी किसी जाति विशेष के और विधायक जी कहीं ना कहीं उन्हें बचाने की फिराक में। तो आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद करते हैं आपके धर्म? बिल्कुल जातिवाद है। ऐसी ही एक घटना मैं बताऊं आपको कि सावतगढ़ गांव है, शामगढ़ सावतगढ़, वहां पे हनुमान मेघवाल जी की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई थी। एक जमीन पे अतिक्रमण का मामला, उस अतिक्रमण के उस विवाद के अंदर हनुमान मेघवाल जी ने कई सालों तक उस जमीन से अतिक्रमण हटवाने के लिए, एक आम रास्ता है, आज हमारे देखिए घर के बाहर कोई आम रास्ता है, हमारे घर की बहन बेटी भी निकलती है, माँ भी निकलती है, हमारे घर की बहू भी है, सब निकलती है। तो एक आम रास्ते पे कोई व्यक्ति अतिक्रमण करके बैठ जाए, वहाँ पे 10-20 लड़के बैठ जाए, आती जाती हमारी महिलाओं को कुछ इस तरीके से कटाक्ष कुछ बोले, उनके ऊपर टोंट कसे या गंदे अपशब्द बोले, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसा ही सीन वहाँ क्रिएट हुआ सावतगढ़ के। मैं जो मामला बता रहा हूँ कि एक आम रास्ता, हनुमान मेघवाल जी ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो आम रास्ता जो जिस पर अतिक्रमण कर रखा था उसको नहीं हटाया गया प्रशासन के द्वारा। अंततः उन्होंने कोशिश की और उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई थी, बकायदा वीडियो वायरल हुआ था। उस घटना को लेकर के नावा के अंदर तहसील के बाहर सभी लोगों ने, ये कोरोना काल की बात है, सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और इस जिद पे अड़े रहे जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती और अतिक्रमण जिसके लिए लड़ाई लड़ी हनुमान मेघवाल जी ने, उस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो लगभग 2 से 3 दिन वहाँ धरना चलता रहा, लेकिन ना तो विधायक जी वहाँ आए, और जैसा कि मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष वो जाति विशेष के थे, विधायक जी कहीं ना कहीं उन्हें बचाने में लगे हुए थे। और जो आपके वोटर हैं, जो एससी के जो मेघवाल समाज है, वो आपको जो वोट देता है, उन्होंने बहुत उन्हें मतलब संभावना, उन्हें उम्मीद थी कि विधायक जी हैं जिनको हमने वोट दिया है वो आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे, लेकिन कहीं भी उन्होंने उस घटना के बाद में आज दिनांक तक कभी परिवार से उन्हें हालचाल तक नहीं जाने। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दे आज जो समाज कल्याण की बात आती है कि सर्व समाज के कल्याण की, हम जातिवाद की बात नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं कि यार रवि जी भीमसेना चलाते हैं, बाबा साहेब के नाम से संस्था है, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। कभी हमारा ऐसा सोचना नहीं है। हम सर्व समाज की बात करते हैं। अगर कोई ब्राह्मण समाज का, राजपूत समाज का या जाट समाज का व्यक्ति भी हमसे आकर के मदद मांगता है तो हम उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। और यही नहीं, पूरे देश में कहीं भी कोई वारदात होती है, किसी भी जाति से, समुदाय से कोई भी वारदात होती है, कोई हमसे मदद मांगता है, और मदद क्यों, हम चल करके खड़े होते हैं, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक छोटा सा ये शब्द कह करके कि रवि जी जातिवाद करते हैं, या फिर ये जैसे भीमसेना वाले जातिवाद करते हैं, इस तरीके से कई बार हमें कहा जाता है। तो हमारा जो भी वर्क जो होगा वो समाज कल्याण के लिए होगा। समाज का मतलब ये नहीं है किसी जाति की बात है कि मैं मेघवाल की बात कर रहा हूँ या मैं अदर किसी एक जाति की विशेष की बात कर रहा हूँ, ये सभी लोगों के लिए। आपने जातिवाद का जिक्र किया भी, तो अक्सर ये देखने में मिलता है कि दलित समाज और सवर्ण समाज है, उनके बीच कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके पीछे का क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? देखिए, बड़ी वजह यह है कि आज अधिकतर जो शोषण हो रहा है, वर्तमान जो हालात बने हुए हैं, आप भी देखते हैं कि देश के अंदर जो अधिकतर जो शोषण हो रहा है वो दलित वर्ग के साथ हो रहा है। दलित वर्ग मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन दलित वर्ग इसलिए कह रहा हूं कि जो दबा कुचला जो वर्ग, जिसे सालों से दबाया जा रहा है, हक अधिकारों से वंचित है, दबे कुचले, शोषित है, पीड़ित है, ऐसा है लोग जिन्हें, देखिए हमारा जो वर्ग है एससी का, मैं बात करता हूँ एससी एसटी की, मेहनत का आदमी है, यानी कि हमारे अधिकतर जो मजदूर वर्ग होते हैं, इसके अंदर सुबह आदमी घर से निकलता है कमाने के लिए और शाम को वो अपने बच्चों का पेट भरता है, यानी कि रोज कुआं खोदना और पानी पीने वाली बात है। और उसी समाज के साथ में अगर रोज उनकी बहन बेटी के साथ में दरिंदगी रोज सुनने में आए, जैसे अखबारों में, मीडिया में आता है कई बार, आज दलित की बेटी के साथ में ये अत्याचार हुआ, आज दलित की बहन के साथ में ये अत्याचार हुआ, वहाँ गैंग रेप हुआ, उनका मर्डर हुआ बैरी में से, ऐसी घटना जब सुनने को मिलती है तो बड़ा दुख होता है। तो अब स्वर्ण समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि
कई बार टकराव की स्थिति होती है। देखिए, दलित समाज क्या बात करते हैं, हिंदुत्व की बात अगर इसमें करते हैं कि हमें हिंदू धर्म के अनुसार हम सभी हिंदू हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है कि SC ST के साथ में अत्याचार होगा तो स्वर्ण की, अगर आपने बात करी, स्वर्ण समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। ये थोड़ा दुख का विषय है कि स्वर्ण समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। आज जैसे मैं नावा की मैं बात कर रहा हूं कि सावतगढ़ कांड हुआ कि हनुमान मेघवाल जी की हत्या कर दी गई और हम लोग धरने पे बैठे हैं। धरने पे हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं, मांगे क्या है हमारी कि पीड़ित परिवार का एक कमाने वाला सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है, परिवार के बीच में नहीं है, तो परिवार आर्थिक रूप से टूट गया। उस परिवार का एक आदमी जिसकी हत्या कर दी जाती है, हम उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए यही हमारी मांग है। लेकिन फिर भी हमारे साथ भेदभाव करते हैं, जो स्वर्ण समाज की बात आती है वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये बातें, ये विचारधारा कहीं ना कहीं कई बार मेल नहीं खाती है, तब जाकर के स्थिति पैदा होती है। आपने हिंदू धर्म की बात की, हिंदुत्व की बात की, जिक्र किया आपने, तो अक्सर ऐसा भी सुनने में आता है, ऐसे आरोप लगते हैं भीमसेना पे कि भीमसेना जो युवा है, दलित समाज के युवा, उनको गुमराह कर रही है। कैसे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनमें सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बातें चलती रहती है, प्रसारित की जाती है और हिंदू धर्म से उनको दूर करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे आरोप भीमसेना पे लगते रहे हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं इस पर तो अपन, क्योंकि कई बार क्या होता है, तो मैं बताऊं आपको कि कुछ अपवाद हर समाज में होते हैं। कोई किस तरीके से कुछ कहता है ना कि ये कोई व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है तो ज़्यादा अपना ज्ञान सामने लेकर के आता है। बाकी जैसे हिंदुत्व की मैंने बात करी कि हम सभी हिंदू धर्म के अंदर होते हुए और एक वर्ग के साथ में अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी कटाक्ष की स्थिति पैदा होती है कि अगर आप हमें दलित, इस दबे कुचले वर्ग को, SC ST को हिंदू मानते हैं तो फिर इनके साथ भेदभाव क्यों, इनके साथ जातिवाद क्यों? बिल्कुल सही, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जल्दी से लोग जवाब नहीं देते। अगर हिंदुत्व की आप बात करते हैं, जैसे अब चुनाव की बात है, सर पे चुनाव है, तो बड़े हिंदुत्व के नाम से वोट बटोरेंगे लोग, हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, लोग दो समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि माहौल क्रिएट होता है। हिंदू मुस्लिम के मामले सामने आते हैं कि आज ये विवाद हो गया, आज वहाँ दंगे हो गए, इस तरीके के विवाद। और जहाँ देखो, एक छोटा सा मैं एक लाइन कहता हूँ कि जहाँ मुस्लिम किसी मामले के अंदर आरोपी है या कहीं विवाद है मुस्लिम से, तो SC ST को हिंदू माना जाता है। लेकिन SC ST के साथ में कोई अत्याचार हो गया और आरोपी कोई स्वर्ण कास्ट का है तो वहां स्वर्ण साथ नहीं लगता। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वजह से कहीं ना कहीं कटाक्ष पैदा होता है और जो एक थोड़ी सी नफरत जो देखी जाती है। बाकी सोशल मीडिया पे मैंने कहा कि अपवाद हर समाज में होता है, कोई किस तरीके से अपनी बात रखता है, कोई किस तरीके से रखता है। आपने जातिवाद का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि वर्तमान में जातिवाद बढ़ता जाए, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है जातिवाद की? इसके लिए लोग कहते हैं कि जैसे कि भीमसेना है या विप्र सेना या करणी सेना, जो भी बड़े बड़े संगठन की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये तो इनको बड़ी वजह मानते हैं कि ये जो बड़े संगठन हैं, ये कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने का काम करते हैं और समाज सेवा की आड़ में ये राजनीति करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी संगठन अपनी अपनी जगह है और इसमें देखिए जातिवाद की बात अगर मैं करूं तो कहीं ना कहीं एक तो शिक्षा का अभाव, कि जिस क्षेत्र के अंदर शिक्षा का अभाव है वहाँ पर ये चीज़ें बहुत आसानी से पनपती हैं, क्योंकि ये बहुत समय से चला आ रहा है। जातिवाद, ये भेदभाव, जातिवाद, ये बहुत समय से, हजारों सालों से SC ST का जो शोषण करता हुआ जो पाया जाता है। आज हम इतिहास खंगालते हैं, हम पिछला जो समय देखते हैं, हमारे पूर्वजों के साथ में अत्याचार हुआ, यानी कि देश का संविधान लिखे जाने से पहले जो हालात थे इस भारत देश के, कि जैसे हम पानी को छू नहीं सकते, हम पीने का जो पानी है उसको छू नहीं सकते। हम लोग मेहनत हम लोग करेंगे। मैं मनुस्मृति की जो बात कर रहा हूँ कि जो मनुस्मृति में ये चीज़ें, कि संविधान से पहले ये मनुस्मृति का जो नियम था, ये कानून लागू था। संविधान तो बाद में लागू हुआ है, लेकिन उससे पहले जो हालात थे देश के, वो मनुस्मृति के विधान की बदौलत वही उसी से चल रहा था पूरा देश। उसके अंदर SC ST यानी कि जो वर्ण व्यवस्था, जो हिंदुत्व के अंदर वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के मुख से जन्मा, ब्रह्मा के मुख से जन्मा वो ब्राह्मण,
भुजाओं से जन्मा क्षत्रिय, जांघों से जन्मे जो वैश्य और पाँव से जन्मे जो शूद्र। तो ये जो चीज़ें बताई जाती है कि साहब कि शूद्र बाकी के ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करने के लिए बना है, और इनके साथ में दुराचार, अत्याचार, जुल्म शुरू से हजारों सालों से होता आ रहा है। यानी कि कपड़े तक पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। आप जब पैदल चल रहे हैं, आपने चप्पल नहीं पहन रखी, आप चल रहे हैं, आपके निशान जमीन पे छपते हैं, तो आपके पीछे झाड़ू लटकाई जाती थी ताकि वो झाड़ू उन निशानों को साफ करती जाए। आप जमीन पे थूक नहीं सकते थे, आपके गले में हांडी लटका दी जाती थी। ऐसे हालात थे। धर्म की अगर बात करते हैं, अगर किसी धर्म का हमने धर्म की हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी स्लोगन का उच्चारण कर लेते थे या सुन लेते थे तो शीशे का जो उसको पिघला करके कानों में डाल दिया जाता था। हम उच्चारण कर ले अपने मुख से तो जीभ काट दी जाती थी, गला काट दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी। हमारी महिलाओं के साथ में शोषण किया जाता था। तो बड़ा एक दयनीय स्थिति रही है आज के हजारों सालों के जो इतिहास को हम देखते हैं। और वर्तमान जो हालात हैं कि जातिवाद बहुत पनप रहा है। हालात हम देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि अगर मैं मेघवाल जाति से हूँ, एससी का हूँ, तो मैं एससी को सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई क्षत्रिय समाज से आता है तो वो क्षत्रिय को ही तवज्जो देता है, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को। ऐसा हालात है वर्तमान में। अब नौकरियों में आ जाते हैं, नौकरी के अंदर आ गए या फिर हम राजनीति के अंदर आ गए, तो वहाँ थोड़ा सा जातिवाद डायरेक्ट नहीं होता। वहाँ भी जातिवाद डायरेक्ट नहीं है, वहाँ इनडायरेक्ट रूप से जातिवाद किया जाता है। लेकिन आज भी देखो, राजस्थान के अंदर जो पश्चिम राजस्थान जो क्षेत्र है, आज भी जातिवाद बहुत गंदे हालात है, बहुत बुरे हालात है। आज भी बच्चे को, जैसे कि अभी एक इंदर मेघवाल हत्याकांड प्रकरण हुआ जालोर जिले का, बच्चे ने केवल, उसकी मात्र गलती केवल इतनी थी कि उसने पानी की मटकी को, मतलब वो स्टूडेंट है, वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसने पानी की मटकी को छुआ और जो टीचर था उसने पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो ऐसी ही घटना एक जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड पाली जिले के बाली तहसील की घटना है कि मूंछ रखता था, बढ़िया शरीर था उसका और अच्छा दिखता था, कहने का मतलब पर्सनैलिटी अच्छी थी, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आई, नहीं अच्छा लगा और उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही रोज़ घटनाएं रोज़ SC/ST के साथ हो रही है। रोज़ जातिवाद रोज़ बढ़ रहा है। और आज कई बार सुनने में आता है, गाली गलौज देते वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन बड़ा दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिक्षा का अभाव है, रोज़गार की कमी है, शिक्षा का अभाव है, लोगों में जागरूकता की कमी है। आप दलित समाज से आते हैं और ऐसा माना जाता है कि आपका समाज अक्सर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है और अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि दलित समाज निष्ठा से कांग्रेस को वोट करता है। आज़ादी के इतने सालों बाद क्या दलित समाज की स्थिति होनी चाहिए थी? जो पहले जो भयावह स्थिति थी उसमें क्या सुधार हुआ है? आज़ादी के बाद से कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही है और आपके समाज ने उनको वोट किया है, तो क्या जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार हुआ है? देखिए, जो सुधार इस दबे कुचले समाज को, क्योंकि ये वोट बैंक रहा है, विशेषकर SC/ST, आज किसी भी राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें हैं, किसी भी विधानसभा में जाके देख लीजिए, अधिकतर जो आपको वोट बैंक मिलेगा वो आपको SC/ST का मिलेगा। और इन्हीं की ही बदौलत ये सरकार बढ़ती है, बिगड़ती है। और फिर भी देखिए, आज भी जो दलित वर्ग जिसे हम कह रहे हैं, अधिकतर आप देखेंगे कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं, अधिकतर आपको SC/ST के ही मिलेंगे। आपको मतलब जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पक्के मकान उनके नसीब में नहीं है, उनके नसीब में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी क्या, इनको केवल मात्र एक वोट बैंक का एक यहीं तक सीमित रखा है कि इन लोगों को खरीद लेंगे, इन लोगों को हम लोग शराब में खरीद लेंगे, इनको कपड़ों में खरीद लेंगे, इनको कुछ पैसे देकर खरीद लेंगे, लेकिन इनका विकास कभी इन्होंने सोची नहीं। ये इतना बड़ा वोट बैंक है जो इनको हमेशा सरकार इनके बनाने में मदद करता है, इनको वोट देता है, लेकिन कभी सरकार, जो ये सरकार है, कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कभी सोचा नहीं। आज भी देख लीजिए, एक ताज़ा मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में अधिकतर जो शोषण हो रहा है वो SC/ST के साथ हो रहा है। अब मैं भी जैसे भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सामाजिक लड़ाई लड़ता हूँ, विशेषकर जो दलित जो वर्ग है
दबे कुचले जो लोग वर्ग हैं, हक अधिकारों से वंचित जो लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आज जैसे कि विधानसभा में ये एक कानून पारित हुआ, उसको हमारे, देखो मैं काला काला कानून कहूँगा उसको, कि काला कानून सरकार लेकर के आई है, एक विधेयक पास हुआ है और उसको हरी झंडी अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने दी है कि कहीं ना कहीं जब जो इन्होंने कहा कि अगर मृत आप शव को लेकर के धरना प्रदर्शन करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा लगाया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आप कम से कम 5 साल तक आपको जेल हो सकती है। ये विधेयक इन्होंने पास किया सरकार ने। देखिए, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत कहाँ पड़ती है, किसको पड़ती है? क्या हमें अच्छा लगता है? हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को मज़ा नहीं आता कि हम किसी लाश के ऊपर राजनीति करें, हम किसी लाश को लेकर के धरना प्रदर्शन करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मजबूरी हो जाती है हम लोगों की कि प्रशासन अगर हमारी सुने, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी लापरवाही के अपना कार्य करे, तो हमें कहाँ दिक्कत है? हम क्यों धरना देंगे? क्यों हम लाश को लेकर बैठेंगे? क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे? हम लोगों पे मुकदमे लगते हैं, हम लोग थानों के चक्कर काटते हैं, हम लोग कोर्ट के चक्कर काटते हैं, क्यों हम लोग ये सब चीजें झेलेंगे? अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति, कांग्रेस को कहाँ जरूरत पड़ रही थी ये विधेयक पास करने की? ये कहीं ना कहीं ये कुठाराघात हमारे लोगों के साथ में है कि ये लोग चुनाव टाइम है और कहीं ना कहीं किसी बड़े मुद्दे को और कहीं इस तरीके से ना लेकर के आए ताकि इनका वोट बैंक जो है वो पीछे हटे। आपने मुकदमों का जिक्र किया, अभी बात की, तो अक्सर ऐसा भी सुनने में आता है कि SC/ST जो एक्ट है उसका वर्तमान में आप ही के समाज के कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। लड़ाई किसी और बात की होती है और SC/ST एक्ट करके एक मतलब ब्लैकमेल का काम वो कर रहे हैं, तो कई फर्जी मुकदमे भी सामने आए हैं इस मामले में। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ फर्जी मुकदमे की अगर मैं बात करता हूँ, भाई कुछ कह सकते हैं कुछ, लेकिन सभी नहीं है। होता क्या है, देखो मैं बताऊँ, जो दबा कुचला जो वर्ग है, ये जो लोग हैं SC/ST के, हमारे लोग पहले से ही सालों से इनको पीड़ित करते आए हैं, प्रताड़ित करते आए हैं, इनका शोषण हुआ है और आज भी शोषण हो रहा है। जैसा कि SC/ST के आपने एक्ट की बात करी, दुरुपयोग की, देखिए मैं इसको आपको एक डिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा खुल करके बताता हूँ उसके बारे में कि हम SC का बंदा, SC और ST का बंदा थाने में जाता है, उसके साथ में कोई किसी की बहन बेटी के साथ, मान लीजिए उसकी बहन बेटी के साथ में अत्याचार हुआ कि मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई, मैं थाने में जाता हूँ। थाने में जाकर के मैंने FIR दर्ज कराने की कोशिश की। पहले तो मेरी FIR तक नहीं लिखी जाती, फिर भी कहीं थोड़ी बहुत कोशिश करके मैंने किसी व्यक्ति, मेरी जानकारी है, कोई वकील है, कोई मेरा दोस्त सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई मेरे मिलने वाले हैं, कोई मेरे परिवार में कोई नौकरी में है, किसी के अप्रोच से मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में, जैसा कि SC/ST एक्ट में जो मामला होता है वो डिप्टी जांच करता है। बिल्कुल, डिप्टी से नीचे कोई अधिकारी जांच नहीं करता है, डिप्टी के पास जब जांच जाती है उस मामले के अंदर, जैसे कि आपने कहा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, क्योंकि नाम कैसे दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ कि अब डिप्टी साहब जांच कर रहे हैं, मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरी बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार हुआ, मेरे ऊपर सामाजिक, मेरे ऊपर प्रशासनिक, मेरे ऊपर राजनीतिक मतलब दबाव आता है। मैं गांव में इस मानव समाज के बीच में रहता हूं, गांव के ही लोग मुझे दबाते हैं कि आप लोग मुकदमे को वापस लो। उस जगह दबाव डालते हैं कि आप मुकदमे को वापस लो, और कहीं राजनीतिक दबाव पड़ता है, गांव के सरपंच आ गए, विधायक आ गए, इस मामले को आप समझौता करो, दबाव करो, मतलब इस तरीके से दबाव डाला जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो व्यक्ति पहले से ही पीड़ित है उसके ऊपर जब इस तरीके से दबाव डाला जाता है, उसको और प्रताड़ित किया जाता है, वो आदमी क्या करेगा ऐसे हालात में? तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने दुरुपयोग वाली जो बात बोली SC/ST एक्ट में, कि पीड़ित व्यक्ति को और प्रताड़ित किया जाता है और दबाव में आकर के जब वो ये क्योंकि देखो इसका जो FIR जो रिपोर्ट दर्ज होती है उसके अंदर ये समझौते वाली बात आती है, तो उसमें ये चीज़ नहीं लिखी जाती कि साहब इनके बीच में समझौता हो गया, बल्कि इस मामले को बेबुनियाद बताया जाता है, यानी कि मुझे झूठा साबित होना पड़ेगा।
मैं झूठा साबित, मुझे खुद को झूठा साबित होना पड़ेगा, तब जाकर के वो बेबुनियाद आरोप बेबुनियाद हो जाएगा। और फिर जैसे 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्होंने कहा था कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, तब जाकर के ऐसे शब्द सामने आते हैं, सुनने को मिलते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मोहरे के तौर पर भी काम में लिया जाता है, जैसे कि लड़ाई मेरे और उनके बीच में है और एक गरीब परिवार से कोई व्यक्ति है जो जानता भी नहीं होगा कि SC/ST। देखिए, जो जागरूक व्यक्ति नहीं है, कई बार मोहरे के रूप में काम में लेते हैं खुद का काम निकलवाने के लिए। बिल्कुल, कई बार होता भी है। देखिए, हम भी उनका साथ नहीं देते, क्योंकि हम भी रात दिन समाज के अंदर बैठते हैं, रोज प्रशासन के बीच में बैठते हैं, तो इतनी समझ हमें भी है कि कौन गलत है और कौन सही है। अगर हमें लगता है कि हमारा व्यक्ति को यूज लेकर के केवल मात्र खुद के एक निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे व्यक्ति को यूज में लिया जा रहा है, तो हम भी उसका साथ नहीं देते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई संदेश आप देना चाहें तो अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, संदेश सभी साथियों से मेरा संदेश है कि हम लोग समाज की बात करते हैं, हम किसी एक विशेष जाति की बात नहीं करते हैं, किसी विशेष समुदाय, किसी धर्म की बात नहीं करते हैं। हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती, किसी पीड़ित की कोई जात नहीं होती है। वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो सकता है। हर समाज के अंदर कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन उन अपवादों की वजह से हमारे आपस के अंदर, हम जिस मानव समाज के अंदर रहते हैं, हमारे बीच में जो मेल जोल है, जो प्यार है, जो हमारे बीच में जो मोहब्बत है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और आज वर्तमान की हम बात करते हैं कि जो जुल्म, अत्याचार, जातिवाद जो बढ़ रहा है, देखिए, जब तक खुल करके विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, ये हम पे हावी रहेंगे। और दबे कुचले वर्ग से मैं कहना चाहता हूं कि आप में जो डर है, आपके अंदर जो डर है, सबसे बड़ी कमी है कि आपका डर और उनका हौसला है। आप अपने डर को निकाल के फेंकिए, उनका हौसला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और भारत के संविधान के अंदर बहुत बड़ी जो ताकत है आज हमारे पास में, भारत का संविधान है, और उसके दायरे में रह करके आप चाहे आंदोलन कीजिए, आप चाहे धरने प्रदर्शन कीजिए, संविधान आपको अधिकार देता है। हम लोग संविधान की बदौलत आज हम लोग भी कोई कार्य करने निकलते हैं तो संविधान की ही हम बात करते हैं। संविधान के दायरे में रह करके अगर कानून का उल्लंघन करके, संविधान का उल्लंघन करके कोई कार्य करेंगे तो कानून देखिए सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। अगर मैं किसी जाति को, किसी धर्म विशेष को मैं गाली दूंगा तो कानून उस व्यक्ति के लिए बराबर है तो मेरे लिए भी बराबर है। कई बार मैं देखता हूं, मैं समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, कई बार हम जोश में आकर के, किसी ने कोई गलती करी, हम जोश में आकर के सोशल मीडिया पे लाइव आकर के या सोशल मीडिया पे हम लोग ऐसे कमेंट कर जाते हैं, ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जिससे बाद में हमें नुकसान होता है। इन चीज़ों से बचें और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो एकता है वो बनी रहे।